नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपकी असली उपलब्धि यही है कि आपने अपने प्रयास से मुश्किल को आसान करके दिखाया है। देश के नागरिकों ने सीमा क्षेत्र के विकास को एक उपलब्धि के रूप में लेना बंद कर दिया है, लेकिन वो सामान्य हो गया है। आपकी असली सफलता तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है। अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों कोई न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरोसर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता यह बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज बहुत ही आसान होती जाती है और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आप इसरो को अभी देख सकते हैं जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यह है हमारे इसरो की ताकत। आज सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का यह खेल बन गया है। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती इलाकों जो दुर्गम और बहुत ही कठिन माने जाते हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, मैं समझता हूं भारत। और इसी बीच दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भगवान ने साधन नहीं दिए, गरीबी की वजह से वो अपना पैसा खर्च करके कहीं तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे हैं जिनको साधन तो दिए लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला नहीं है। और कई बार ऐसे होता है आलस में आदमी रह ही जाता है, जिंदगी बीत जाती है लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं होती, भगवान का नाम नहीं होता। तो तब हमने सोचा कि ये तीर्थ यात्रा शुरू की जाए। इसमें किस्म किस्म के लोग जा रहे हैं, बहुत अलग अलग किस्म के। अच्छी चीज़ ये है कि मोहल्ले की जितनी औरतें हैं सारी इकट्ठी होकर जब जाती हैं तो सारी अपना भजन कीर्तन करती। आप देखोगे, मैं अभी देख रहा था आपका शेड्यूल, आना जाना मिला के 5 दिन तो ट्रेन में है, लेकिन 5 दिन ये ट्रेन के कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। भजन गाते गाते सवेरे उठोगे, भजन गाओगे, पूरा दिन भजन गाते गाते बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम बीत गया। तो रामेश्वरम भी जा रहे हैं, मदुरई भी जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह भी है, बहुत खूबसूरत मंदिर भी है। मैं भी गया हुआ हूँ वहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। आप सब लोग वहाँ पे खूब अच्छे से जाएं और सबके लिए, जैसे अभी आतिशी जी ने कहा, सबके लिए आशीर्वाद लेके आए। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाते हो। इतने बुजुर्गों को 75 ट्रेन जा चुकी अभी तक, 75 ट्रेन। आपकी 76वीं ट्रेन है और आज 780 लोग जा रहे हैं और आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब बेस्ट व्यवस्था करने की कोशिश की है हमने। फिर भी कोई भूल चूक रह जाए, कोई कमी रह जाए तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई अगर व्यवस्था में कुछ कमी रह जाए आप आके हमको बताना, उसको भी अगली बार जब ट्रेन जाएगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने कोशिश की है भाई अपने घर से बस कपड़े लेके आओ, बाकी सारा
काम हम करेंगे, सारा आपका ध्यान हम रखेंगे। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं इतना पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा इसीलिए आता है क्योंकि अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है, हर चीज़ में पैसा बचाते हैं। पैसा हम खाते नहीं हैं, तो वो पैसा जो बच जाता है उसे बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करा देते हैं। यहीं से पैसा आता है, और कहाँ से पैसा आता है? तो वही ईमानदारी का जो पैसा बचा, उस पैसे से आप लोगों को हमने तीर्थ यात्रा करा दी। तो जैसे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके गए थे तीर्थ यात्रा पे, उसकी कहानी हमने सबने सुनी है। तो आप सब लोग तो मेरे माँ बाप की तरह ही हो। दिल्ली के जितने बुजुर्ग हैं मैं उनको सबको अपने माँ बाप की तरह ही मानता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा बहुत शुभ हो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई तीर्थ यात्रा करी, कभी हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, कहीं मथुरा वृंदावन? कितने लोग हैं? हाथ खड़े करके बताएं। कई लोगों ने कर रखी है, तो ये दूसरी तीर्थ यात्रा है कई लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग अच्छे से तीर्थ यात्रा करें, सब लोग खूब मन लगा के भगवान का भजन करके आएँ, सबके लिए आशीर्वाद लेके आएँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, दिल्ली वालों के लिए। देश खूब तरक्की करे, अपनी दिल्ली खूब तरक्की करे, सबके मन, सबके घर में खुशहाली हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आप देख पा रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, जो कि सीनियर सिटीजन से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से 76वीं तीर्थ यात्रा के लिए डेडिकेटेड ट्रेन जा रही है, जो कि 700 से अधिक सीनियर सिटीजन्स को तीर्थ यात्रा अलग अलग राज्यों में ले जाके कराएगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने G20 के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो कहा करते थे कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और वॉशिंगटन की तर्ज पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन जब वो पीएम बने तो उनके मुताबिक रिपोर्टों के अनुसार G20 के दौरान केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वॉशिंगटन सेब पर केवल 15% आयात शुल्क लगाया जाएगा, जो कभी 70% था। उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार का वार किया है, साथ ही साथ उनसे उसका कारण भी पूछा है। ये डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं, कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है, और सेब पर, वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार G20 के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है।
सनातन धर्म को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे पर डीएमके पर हमला बोल रही है। इस बार बीजेपी ने सनातन विवाद में कांग्रेस और आरजेडी को भी घेर लिया है। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सनातन को लेकर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? राहुल गांधी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा। डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी, और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है, और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल वीके सिंह से पीओके के मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया। वहीं वीके सिंह के बयान पर सांसद संजय राउत ने वार करते हुए कहा है कि पीओके तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसका कुछ कीजिए। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। G20 समिट में एक मिनट स्वागत है। हमने हमेशा ये देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे, अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है। अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है। ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अब राज्य में जगह जगह पर आईटी ईडी के दफ्तर खुल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बातें कही। संगठन के महामंत्री श्री वेणुगोपाल जी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, और वे चुनाव के नतीजे आने तक वे उन क्षेत्र में हमारे एआईसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और निचले स्तर तक जो संगठन है उसके साथ काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है, सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं
कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी, आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी, आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पे छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में। 63वें स्लैम कन्वेंशन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने का अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सरकार चाहती है कि सड़क पर इनकी संख्या कम से कम हो। तो फिर हम दीजिए, जल्दी से डीजल को कम कराइए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाएं। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 15 प्रस्तावों की जानकारी दी है। नगर निकायों के लिए आकांक्षी योजना लागू की गई है। बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रदेश के 14 शहरों में 740 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रतापगढ़ के कुंडा में गंगा घाट का विकास किया जाएगा। मंडी शुल्क 2% से घटाकर 1% इस बैठक के दौरान किया गया है। आगरा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। कन्नौज के सरकारी अस्पतालों में अचानक मरीजों की संख्या 1.5 से दुगनी बढ़ गई है। बता दें कि लोगों में संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इस दौरान खासकर बच्चे संक्रामक बीमारियों की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। साथ ही जिले में अब तक डेंगू के 35 मरीज सामने आ चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जनपद बदायूं से बुखार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लगातार जिले में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। पूरे जनपद में लगभग 3 दर्जन से अधिक मौतें डेंगू और बुखार की वजह से हो चुकी हैं। वहीं वसुंधरा गांव में अब तक बुखार से लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाकर दवाइयां वितरित की जा रही हैं, लेकिन ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते मकान की कच्ची दीवार ढह गई। दीवार ढहने से मलबे में दबकर 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया है। ये मामला नीम गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर झरवा का बताया जा रहा है।
महाराजगंज के जिला संयुक्त अस्पताल में छापेमारी से हड़कंप मच गया। एटीएम पंकज वर्मा, एसपी आतिश कुमार सिंह समेत पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस टीम ने करीब दर्जन भर अस्पताल में मौजूद दलालों को पकड़ा। आरोपी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों को गुमराह करते थे। एसओजी टीम और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो महाराजगंज में सिविल ड्रेस में पुलिस विभाग ने पहुंचकर अस्पताल में काम कर रहे कई दलालों को पकड़ा है। ये तमाम दलाल अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को गुमराह करने का काम करते थे और सरकारी अस्पताल की बजाय उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ये काम लंबे समय से इस तरह के अस्पतालों में चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई की है। यूपी के मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ले में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 4 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर हाथों में पिस्टल लहराते हुए आए और दिन दहाड़े गार्ड को गोली मारकर कैश लूट कर फरार हो गए। बता दें कि जब से ये घटना हुई है उस वक्त गार्ड वाहन में कैश रखने का काम कर रहे थे, लेकिन तभी बदमाश पीछे से उन पर फायरिंग करते हुए आते हैं, जिसमें 2 भाई घायल हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। तो यह हादसा मिर्जापुर का बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया है और गार्ड उस समय कैश भरने का काम कर रहा था, जिस समय तमंचे लहराते हुए बाइक पर 2 युवक सवार होकर आते हैं और अचानक गार्ड को गोली मारकर तमाम कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैमरे में ये बाइक सवार लड़के आते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।